फर्जंदाने सरायो। ये वो कहानी है जो मेरे दिल से निकली है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैं फेडरेशन का रुकन नहीं हूँ। मेरा तारुफ एक साइंसदान के तौर पर है। मेरा काम इस वसी कहकशां के मुख्तलिफ सियारों पर जाना और हर नई नस्ल का जायजा लेना है। उनके रहन सहन, तौर तरीके, मिलने जुलने का अंदाज, उनकी ताकत और कमजोरियाँ, उनके सियारे के वसाइल और मुमकिन खतरात के बारे में रिपोर्ट लिखना। फिर यही रिपोर्ट लीडरों, सियासतदानों और फेडरेशन के अफसरों के पास जाती है ताकि वो उनके साथ ताल्लुकात कायम कर सकें। यही मेरा काम है। मुझे इस मिशन का काफी तजुर्बा है। मेरी नस्ल की कुल उम्र 700 साल है और जिस वक्त मैंने ये कहानी लिखी उस वक्त मेरी उम्र 120 साल थी। इसका मतलब है नो उम्री से ही मैंने कई बड़े मिशंस में खिदमत अंजाम दी हैं। सच कहूँ तो मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, मगर ये कहानी महज एक सादा वाकया नहीं, बल्कि सोच, तारीख और समझ बूझ से कई गुना बढ़कर है। ये कहानी है इंसानों के बारे में, वो मखलूक जिसे आज पूरी कायनात जानती है। इन लोगों की कहानी सबसे अजीब और सबसे मुनफरिद है। ये लोग कदोकामत में आम मगर दो पैरों पर चलने वाली एक ज़हीन और ताकतवर मखलूक हैं। ये इस खूबसूरत नीले और सब स्यारे जिसे जमीन कहते हैं की औलाद हैं और उनकी तारीख खून और जर में डूबी हुई है। ये बाकी अक़वाम से कई गुना मुख्तलिफ हैं। इंसानों से मिलना एक अजीब इत्तेफाक था। ये लोग कदोकामत में गर्गरानी से कुछ छोटे थे, मगर उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर और ज़हीन। उनकी जहानत और इस्तिक्साल ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। ये लोग अगर अपने जहन को सही तौर पर इस्तेमाल करें, जैसे तालीम और तरबियत, जदीद अलूम फ़नून में, तो ये फेडरेशन के साइंसदानों जैसे या उनसे भी ज्यादा काबिल बन सकते हैं। इस मिशन के दौरान मेरे हाथ कुछ खुफिया फाइलें लगी और उनसे ये मालूम हुआ कि फेडरेशन का इंसानों पर तहकीक करना आज की बात नहीं। ये लोग सदियों से इंसानों पर तहकीक कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपने सियारे पर तरक्की के ऐसे इनकलाबात बर्पा किए कि ऐसा ना हमने किसी और नस्ल में पहले देखा और ना शायद कभी देख पाएंगे। इनकी तरक्की, इनकी सोच, इनकी जहानत हर लिहाज से हैरान कुन है। अब इस मिशन में वो वक्त आ चुका था जब हमें अपना तारुफ कराना था। वैसे भी उनके सियारे पर सियासी हलचल काफी हद तक कम हो चुकी थी और ये लोग महदूद वसाइल, माहौलियाती आलूदगी और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके थे। मुझे इनके दिलों में एक दूसरे के लिए चपकलिश और इख्तलाफ नजर आया, मगर अब इनका ध्यान अपने मसाइल के हल पर था और यही वो लम्हा था जो हमारे लिए सही वक्त साबित हुआ। हम हमेशा से ही किसी भी नई दुनिया से ताल्लुक कायम करने से पहले उनके सियारे के करीब जाते हैं और उन्हें एक पैगाम भेजते हैं। इसके बाद हम उनके जवाब का इंतजार करते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हम कोई खतरा नहीं है, तो वो इस पैगाम का जवाब एक सफीर के जरिए देते हैं। हम उनके पास सिर्फ रफाकत का हाथ और उनके मसाइल के हल की पेशकश लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कोई नई टेक्नोलॉजी फ्राहम करते हैं जो उनकी तरक्की की राह हमवार करे, या किसी मोहलक बीमारी का इलाज फ्राहम कर देते हैं। उनके पास मसाइल होते हैं और हमारे पास उनके हल। यही तजारत हमें सालों से फायदा देती आई है और ऐसे ही हमने 9 कहकशां पर मुश्तमिल फेडरेशन बनाई। उनसे राब्ता कायम होने में अभी तकरीबन एक नूरी साल बाकी था। शादाकाई के सफीर शारखान का ख्याल था कि ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। वो मुझसे अक्सर कहते, अगर वो दिन ना आया तो। मुझे आज भी वो खौफनाक दिन याद है जिसने मेरे जहन पर गहरे जख्म छोड़े। हमारा जहाज किला की एक तारीख आंत में जमीन के करीब मुकम्मल तौर पर पोशीदा हालत में मौजूद था। एक ऐसा पर्दा जिसमें ना रोशनी आती थी, ना कोई घात दिखाई देती थी, ना ही अंदर की आवाज बाहर जा सकती थी। इसके बावजूद उस वाक़ये ने हमें अंदर से हिला कर रख दिया। इंसान इस वाक़ये को सारायों के नाम से याद करते हैं। उस दिन पूरी कायनात में ऐसी गर्ज सुनाई दी कि बयान से बाहर है। मैं अपने डेस्क पर बैठा था, हजारों फाइलों का मुताला कर रहा था कि अचानक जहाज का अलार्म बजने लगा। तेज शुआएं, रेडिएशन और गैर मामूली फ्रिक्वेंसी ने हमारे सिस्टम को बौखला दिया। तकरीबन 1 घंटे तक जहाज का इंजन बंद पड़ा रहा। अलबत्ता इस बात का शुक्र था कि हम एक महफूज पर्दे में थे। उसने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया,
जब हालात मामूल पर आए तो हमने जमीन का मुशाहिदा किया और हम सब हैरत में गुम रह गए। हर चीज जैसे राख में बदल चुकी थी। यूं लगा जैसे कोई अजीम आफत आकर गुजर गई हो। इटली, वो मुल्क जहाँ कभी जिंदगी की रौनकें आबाद थी, अब सिर्फ राख का ढेर था और एक स्याह मसमूम बादल फिजा में मंडला रहा था, जो सिर्फ सांस लेने से जहरीला असर डालता था। एक इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक अरबों इंसान एक ही झटके में तबाह हो गए थे। अगले चंद दिन लहजा खेजी और बेचैनी में गुजरे। हम सब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कई नशरियात, स्कैनिंग्स और तज्जिए जारी थे। कुछ खबरें तो ऐसी थी जो इंसानों के बदतरीन ख्वाब से भी ज्यादा तकलीफ दे और हौलनाक लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इंसानियत अपनी तकलीफ की आखिरी हदों को छू चुकी है। फिलहाल किसी एक बात पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल था। कई लोगों का मानना था कि हमें अब इंसानों से राब्ता कर लेना चाहिए, लेकिन अफसरान का ख्याल था कि जब तक असल सूरत हाल पूरी तरह वाज़ह ना हो जाए, तब तक मुदाखलत करना महज नादानी होगी। और वो बिल्कुल दुरुस्त थे। इंसान अब जंगी कैफियत में दाखिल हो चुके थे। जो कुछ भी इटली में हुआ था, उसका इल्जाम हर कौम दूसरी पर डाल रही थी। नफरत की वो आग जो इटली की राख से उठ रही थी, तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही थी। यहाँ तक कि वहां से उठने वाली मनफी तवानाई और तबाहकुन रेडिएशन हमारे जहाज तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा निजाम दरहम बरहम हो चुका था। इंजन भी काम करना छोड़ चुका था। दिनों और हफ्तों तक हमें कुछ भी वाज़ह नजर नहीं आ रहा था। हालात मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर जा चुके थे। कोरिनोट कौम की सफीर, जिनकी ज़हनी कुव्वत कायनात में बेमिसाल समझी जाती थी, शदीद परेशानी में मुब्तला थी। यहाँ तक कि वो अपने कैबिन में खुद से बातें करने लग गए। 7 अफराद ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। उन्हें सुकून देने वाला इंजेक्शन देना पड़ा, तब जाकर वो कुछ बेहतर महसूस कर सकी। मगर अब पानी सर से गुजर चुका था, राब्ता करना नागुज़ेर हो चुका था और बलाखे अफसरान भी इस बात पर मुत्तफिक होने लगे। पहला पैगाम भेजने से एक हफ्ता कबल हमने अपने जहाज का सिस्टम फाल करने की कोशिश की, मगर सब कुछ बेसूद रहा। अब हमारा पूरा अमला जहनी हम आहंगी रखने वाले अफराद का सुराग लगाने में मसरूफ था। ये काम आसान ना था, लेकिन भलाखिर हमें 834 ऐसे इंसान मिले जिनकी जहनी सलाहियतें हैरत अंगेज तौर पर मुनफरिद थी। उन 834 अफराद में निस्फ की जहानत सलाहियत रेनॉल्ट के बराबर थी, जो कि कायनात की सबसे ताकतवर ज़हनी मखलूक मानी जाती है। मगर हालात बद से बदतर हो गए। हमें मजबूरन अपने जहाज का रुख वापस जहाज़गाह की तरफ मोड़ना पड़ा, ताकि तमाम सिस्टम्स को असरनोट ठीक किया जा सके। इस मरम्मत के दौरान हम लगातार 3 हफ्तों तक बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर बेखबर रहे। और जब हम दोबारा बेदार हुए, तो जो कुछ देखा उसने हमें हिला कर रख दिया। इंसानों के हाथ अब एक ऐसी शय लग चुकी थी जिसने उनकी ज़हनी सलाहियतों को 100 गुना बढ़ा दिया था। वही ज़मीन का एक हिस्सा, जो पहले सिर्फ एक जजीरा था, अब जंग का मैदान बन चुका था। मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ धड़े आपस में बरसरे पेकर थे। मगर हमें ये मंजर नया नहीं लगा। हमने ये सब पहले भी देखा है, जब दूसरी अक़वाम को ऐसी ही ज़हनी क़ुव्वत हासिल हुई थी। शुरू में तो वो सब खुशी से निहाल हो जाते हैं, मगर फिर वो इस ताकत को संभाल नहीं पाते। उनके कमज़ोर ज़हन जुनून में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी हालत जानवरों से भी बदतर हो जाती है। वो अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि खून के प्यासे दरिंदे बन चुके थे। ऐसे दरिंदे जो जिंदगी के दुश्मन हो, ज़ॉम्बी की मानद, चलती फिरती लाशें जिनके चेहरों पर ना कोई होश बाकी रहा, न रहम। हम उनके सयारे से चीखों पुकार, फरियाद और नफरत से भरे पैगामात मुख्तलिफ जबानों में साफ सुन सकते थे। कोरिनोट की सफीर लोर खान दीवानों की तरह चीख रही थी। हर सुबह हर शाम सिर्फ एक ही बात, हमें उन्हें रोकना होगा। और फिर शुरू हुआ मौत का नाच, एक ऐसा कयामत खेज दौर जो 17 माह पर मुहित था, जिसने जुल्म, बर्बादी और तबाही की तमाम हदें पार कर दी। लाखों फौजी मिट्टी की राख बन गए। इसी तबाहशुदा जमीन की राख से एक नई और खौफनाक मखलूक ने जन्म लिया। 2 साल की अजियत के बाद बलाखिर वो घड़ी आ पहुंची जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने अपने जहाज का पोशीदा पर्दा हटाया और उनके निजामी शमसी में बराह रास्त दाखिल हो गए। स्पेस जंप के फौरन बाद हमें उनके हालात का साफ अंदाजा हो गया। बलाखिर दुनिया से सिग्नल मौसूल होने लगे। अब भी इटली के शहर से शदीद जहनी शुआएं निकल रही थी। हमारे जहाज पर मौजूद हर कोरिनोल जहनी तवानाई के माहिर इन वेव से शदीद बेचैन थे।
काफी वक्त लगा इन शुआओं का असर ज़ाहिर करने में। जब हम कुछ हद तक संभल गए, तब आखिर हमने राब्ते का पहला कदम उठाया। शुरू में बहुत रुकावटें आईं, मगर जब इंसानों को ये यकीन हो गया कि हम तबाही नहीं, खैरियत का पैगाम लाए हैं, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मुफाहमत का इरादा ज़ाहिर किया। हमने राब्ता कायम रखने के लिए अपने 4 नुमाइंदे मुंतखब किए। बेड़े के अमीरुल बहर कनोहा, असाहीन नस्ल के नुमाइंदे, सफ़ीर शार खान शादाकारी कौम से, सफ़ीर ओलारी वही जिन्होंने ज़हनी तूफान को अपनी आंखों से देखकर भी हौसला न खोया, और अजीम शान अमीरुल बहर योरियास तानोई कौम के सरदार। तमाम अफसरान की जिस्मानी साख किसी हद तक इंसानों से मुशाबा थी। हमने हमेशा इंसानों जैसे अक़वाम से मिलने के लिए इन्हीं तरीकों को अपनाया था, जो आजमूदा और मुअस्सर साबित हुए थे। इब्तदाई मुफाहमत के बाद दोनों जानिब से मालूमात का तबादला शुरू हो चुका था और एक तारीखी मीटिंग तय भई। 1 हफ्ते बाद मुलाकात की तैयारियां अरूज पर थीं। उसी दौरान फेडरेशन के अजीम शान हिफाजती बेड़े किसी न किसी बहाने से पीछे हट गए। अब सिर्फ चंद हिफाजती जहाज बाकी रह गए थे, मगर हम बेखौफ थे, क्योंकि ये मौका मामूली नहीं था। आखिर वो लम्हा आन पहुंचा। हम इंसानों के एक खलाई स्टेशन पर उतरे। इंसानों का रवैया निहायत खुश इखलाक था, महज़िब मगर मोहतात। हमारा ज्यादातर वक्त जबानों के तर्जुमे, मालूमात के तबादले और तारीखी रिकॉर्ड्स की तदबीक में गुजरा। मैं भी वहां मौजूद था, खामोशी से इन तमाम तबादलों और रिपोर्ट्स का मुशाहिदा कर रहा था। इंसानों की रफाकत में एक दिलकशी थी। जिन्होंने हजारों दुनियाओं के बाशिंदों से ताल्लुक रखा था, वो भी हैरत में पड़ गए। वहां पर कोई अलग किस्म के लिबास पहनता है, औरतों के लिबास बहुत खूबसूरत और मर्दों के जंगी और कारोबारी मिजाज के। मीटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, मगर अचानक मैंने एक सवाल खड़ा कर दिया। वैसे माजरत खा हूँ, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी जरूर पूछिए। आपके यहाँ से 5 अफसरान आने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 अफसरान हैं। कमरे में एक गैर मुतवक्किल सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे जैसे फीके पड़ गए। लगता है मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया था। फिर एक अफसर जरा झिझकते हुए बोला, उनकी कुछ मसरूफियात थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाए, मगर अगली बार वो जरूर हाजिर होंगे। जी अच्छा, वैसे उम्मीद करते हैं उनके मसाइल जल्द ही हल हो जाए। एक बार फिर मैं माजरत ख्वाह हूँ। मैं मुस्कुराया, मगर मेरे दांत ज्यादा नुकीले थे, जिन्हें देखकर इंसान थोड़े से और हिचकिचाए, मगर जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट सजाई रखी। फिर उस सारी मीटिंग में 5वें अफसर का जिक्र नहीं छिड़ा, न मैंने न किसी और ने। इस सब के बाद 1 माह और बीत गया, तब जाकर हम 5वें सफेद से मिले। और ए देवताओं, अगर मैं ये कहूँ कि हम हैरान थे तो ये झूठ होगा। हम हैरानी से कई गुना शदीद हालत में थे। वो ऐसा इंसान था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। वो 6 फुट लंबा और 8 इंच चौड़ा सीना रखता था। उसके बाजू लंबे और मजबूत मालूम होते थे, अगरचे वो भूरी चादर में ढके हुए थे। उसकी लंबी, चौड़ी, भारी भरकम बाहें भी बहुत मजबूत थीं। उसकी ज़हनी सकत इतनी मजबूत थी कि हमारे जहाज़ पर मौजूद ज़हनी सलाहियत रखने वाले अफराद भी घबरा गए। उसकी पुश्त पर 2 नोकीली हड्डियां उभरी हुई थीं, जो किसी परिंदे के पर जैसी मालूम हो रही थीं। मगर वो उनको ऐसी महारत से हिलाता था कि मत पूछें। उसकी आवाज़ उसके दोस्तों जैसी ही थी, मगर उसकी आंखें बहुत दिलकश थीं। ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी, गहरी, सुनहरी और सुरमई रंगत वाली। आज भी वो मेरे ख्वाबों में चमकती हैं, लेकिन वो आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके अंदर समंदर की तह जितनी गहराई थी। उसकी बातों में एक बेचैनी छलकती थी, जिसका वाहिद मतलब था कुव्वत व ताकत। वो दिन काफी अच्छा गुजरा। मेरा तो सारा अफसरों वगैरह के काम करने में ही लग गया। इंसानों का 5वां सफीर, जिसका नाम पेट था, इन सारी मुलाकातों और गुफ्तगुओं के दौरान अपने भारी भरकम हथियारों को संभालने में लगा हुआ था, जैसे कायनात का सारा बोझ उसके कंधों पर लाद दिया गया हो। मगर वो इतना हसास क्यों था? ऐसा लगता था जैसे वो दो रुखी मिजाज का हो, या तो अभी कुछ कह दे या हमला कर दे। वो तो सिर्फ खाने के वक्त अपनी जंजीर उतार कर रख सका और थोड़ा सा घुलना मिलने लगा। सब खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और मैं अभी भी मालूमाती अमूर में मशगूल था। पता नहीं उसे क्या सूझी, उसने अचानक सवाल कर दिया, क्या आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? एकदम से सब दंग रह गए। फेडरेशन तो अपनी सदाकत और ईमानदारी के लिए ही मशहूर थी, और हमने ये भी बताया था कि हम काफी अरसे से उनके ऊपर मुशाहिदा कर रहे हैं। फिर अचानक उसने सवाल किया, क्या आप थोड़ी वजाहत दे सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं? माफ कीजिए, हम सब कुछ समझ नहीं पाए। आप लोग उस वक्त मौजूद थे,
یہ الفاظ گویا آگ کی تیلی تھے، فضا میں تناؤ پھیل گیا۔ دو انسان جو ابھی تک کھانے میں مشغول تھے، اچانک رک گئے، ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ حالات قابو سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے میں نے مداخلت کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، ہم وہاں موجود تو تھے، مگر واقعے کے اثرات بہت شدید تھے۔ ہمارا انجن بند ہو گیا تھا، سینسرز نے کام کرنا چھوڑ دیا، توانائی ختم ہو گئی اور کچھ افراد پر تو اس کا انتہائی برا اثر پڑا۔ ہم تعاون کرنا چاہتے تھے، مگر حالات نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت ہی نہ دی۔ امید ہے آپ ہمیں سمجھ سکیں گے۔ مگر آپ کو سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ اس نے اشارہ کیا۔ ہم نے اس کی چیخیں سنی۔ جی وہی کوئی نوت کی سفیر، جو اس وقت پتہ نہیں کتنے نوری سال کی دوری پر تھی۔ اس لمحے ان دونوں کی ذہنی قوتیں جہاز کے بھاری مواد اور ایک شاور جیسے طویل پردوں کو پار کر رہی تھی۔ ہمارے اور ان کے درمیان تمام پردے ختم ہو چکے تھے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ نئی ذہنی قوت رکھنے والے انسان اب صرف انسان نہیں رہے، وہ کسی اور مخلوق میں ڈھل چکے تھے۔ راحت کی بات یہ تھی کہ ایسے افراد کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر اس کے بعد فیڈریشن کے سفارتی وقت میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہا اور اسی دوران میری اس سے رفاقت قائم ہوئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، انسانوں کی محبت میرے لیے خوشی کا باعث تھی، مگر یہ انسان تو جیسے میری عقل اور روح دونوں کو چھو گیا، صرف اپنی شخصیت کے بل پر۔ وہ پہلے دن ہی نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ نہایت ذمہ دار تھا اور دوسروں سے گھلنے ملنے والا بھی۔ وہ ہمیشہ دفاعی موڈ میں رہتا تھا، جیسے ہر لمحے کسی حملے کے لیے تیار ہو۔ محافظ کم اور حملہ آور زیادہ لگتا تھا۔ اس کے بعد 7 ماہ بعد وہ اپنی زمین پر واپس پہنچا اور پھر زمین پر ایک سنہری دور کا آغاز ہوا۔ بارش کے بعد جیسے سورج کی کرنیں ہر چیز کو زندگی بخش دیتی ہیں، اسی طرح انسان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے بستیاں بسائیں، ٹیکنالوجی پر کام کیا، علم میں مہارت حاصل کی، اور صرف چند سالوں میں یہ سیارہ ایک ترقی یافتہ دنیا بن گیا۔ کسی کو بھی گمان نہ تھا کہ وہ اتنی تیزی سے ترقی کریں گے، مگر سب کچھ ہمارے سامنے تھا۔ دوسری اقوام بھی آ کر ان سے ملی، ثقافتی، مالیاتی، تجارتی اور ہر لمحہ ان کے سیارے پر آمد و رفت جاری رہی۔ انہوں نے فیڈریشن کے لیے بھی کافی کچھ کیا، اور صرف 40 برس میں ہمارے ہاں بہت اچھی ٹیکنالوجی آ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ترقی کی بلکہ دوسروں کی بھی خوب مدد کی۔ وہ اقوام جنہیں ہم مفلوج اور ناکام سمجھتے تھے، ان کو بھی ان کے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ لیکن جہاں وہ اپنے سنہری دور کے آغاز میں وہ کافی خوش مزاج تھے، ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اندازہ کرا دیا کہ یہ لوگ کتنے مہلک اور طاقتور بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک بار 7 اقوام کے درمیان کچھ سیاروں کے حق ملکیت کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ یہ تنازع اتنا بڑھا کہ تکرار نوبت جنگ تک جا پہنچی۔ وہ سیارے نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان پر مختلف قیمتی وسائل بھی موجود تھے۔ اسپائس کی قوم ان پر قبضہ جمانے کے لیے شدت سے تیار تھی۔ جنگ کے دن میں نے فیڈ کا وہ روپ دیکھا جو آج بھی میرے ذہن کے تاریک گوشوں میں قید ہے۔ اسے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ یہ 7 اقوام ایک ستارے کے نظام کے گرد جمع ہوئے، ہر کوئی اپنا دعویٰ داری کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر بات بہت آگے بڑھ گئی، گولیوں اور پلازما دھماکوں تک جا پہنچی، اور ہم نے نظام شمسی کو روشنی اور تباہی میں ڈوبا ہوا دیکھ لیا۔ فیڈریشن کی آنکھوں کے سامنے خون ریزی شروع ہو چکی تھی۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو انسانوں کے 4 جنگی خلائی جہاز نمودار ہوئے۔ ہر کوئی ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ایک اعلان ہوا: ہماری بات غور سے سنو، تم لوگوں کی احمقانہ سوچ اور ضد کی وجہ سے فیڈریشن کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس لیے انسانوں نے اس نظام پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لہٰذا اپنی آپس کی لڑائی بند کرو اور راستے سے ہٹ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر کسی قوم کے امیر نے کہا: جس گن سے تم نکل کر آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ انسانوں۔ اور پھر ہر طرف وہی صورتحال ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ اب انسانوں کے کھیلنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں ابھی بھی ٹیلیسکوپ سے انسانوں کے جہاز کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے فیڈ کو دیکھا جو ہر چیز کو صرف ایک اشارے کا منتظر تھا۔ امیر کے ایک اشارے پر اس نے ہاتھ اٹھایا، اس پر اس کی آنکھیں مورچوں کی طرح 2 سورج کی مانند روشن ہو گئیں، اور ان آنکھوں میں نے وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بلکہ نہ صرف مجھے بلکہ سب کو۔ 7 اقوام کے جہاز نہ صرف دکھائی دینا بند ہو گئے بلکہ جیسے فریز کر دیے گئے ہوں۔ وہ خلائی جہاز تھاتی لاشوں کی طرح خلا میں جامد ہو گئے۔ گولیاں، بارود سب رک گیا۔ پیغام آنے لگے، لوگ ہاتھ جوڑنے لگے، جنگ بندی کا اعلان ہوا اور فوراً ان کو بچایا گیا۔
حیرت انگیز طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سب صحیح سلامت تھے کیونکہ جہازوں کا عملہ پہلے سے ہی اسکیپ پوڈز میں بیٹھ چکا تھا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو بچا لیا اور باقی لوگوں کو انسان اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد انسانوں نے ان ساتوں اقوام کے درمیان ایک پرامن معاہدہ کروایا جس کے مطابق ان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم ہوئے اور انہیں گیس جوائنٹ کے وسائل سے مستفید ہونے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ انہوں نے مل کر ایک تجارتی تنظیم قائم کی جس کو ہم نے فیڈریشن میں بغیر کسی تاخیر کے رکنیت دے دی۔ یہ موقع چھوڑنے والا نہیں تھا۔ صرف ایک انسان کی طاقت کی بدولت پوری اقوام سختی سے امن کے راستے پر گامزن ہوئی اور انہوں نے وہ برقی ترقی حاصل کی جس کا وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ یہ نئی ذہنی قوت والا انسان شاید کوئی عام انسان بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ چاہتا تو پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے سکتا تھا۔ ایسے واقعات عام نہ تھے، مگر انسانوں کی وہ مستقل جرأت، وہ بے باکی جو اکثر ہمیں حیران کر دیتی تھی، ہمیشہ کسی نئے پہلو سے ظاہر ہو جاتی۔ مگر جو چیز ہمیں اور بھی زیادہ متاثر کرتی تھی وہ تھی ان کی فرض شناسی، وفاداری اور عزت کا احساس۔ جب یہ واقعہ آرکار جھڑپیں جیسے بعد میں کہا گیا پیش آیا، انسانیت خود کو فیڈریشن کے ایک ناگزیر ستون کے طور پر منوا چکی تھی اور ان کا آبائی سیارہ اب کہکشانی سیاحت کا مرکز بن چکا تھا، اور فیڈ اب وہ صرف ایک نام نہ تھا، اب وہ جانا جاتا تھا بطور بیٹے سیارہ کے۔ ایسی ہستیاں جن کے وجود ہی ایک معجزہ تھے اور ان کی تعداد پوری کہکشاں میں محض 7 ایسے وجود جو اپنے سیارے سے باہر فیڈریشن کی خدمت میں سرگرم تھے۔ ہم نے حال ہی میں ایک نئی قوم سے رابطہ کیا تھا، یا کھائیو مائن، جسے کوریگانی کہا جاتا تھا، ایک انتہائی خونخوار، ہر شے کو نگل جانے والا کیڑا نما گروہ جس کی بھوک میں کائنات کے پورے سیارے محض خوراک بن کر فنا ہو جاتے تھے۔ انہوں نے ایک زرعی دنیا پر قابض قوموں سے ٹکر لی، ایڈانی، پکاری، سولوستین اور رائٹ۔ خبریں جب فیڈریشن تک پہنچی، ہزاروں جانیں لقمہ اجل بن چکی تھیں، مگر انسانیت کو خبر سب سے پہلے ملی، اور جب تک فیڈریشن کونسل کو اطلاع دی جاتی، انسانی اتحاد اور بکائی کمپیکٹ کی افواج پہلی ہی جنگ کے میدان میں اتر چکی تھیں۔ 10,000 انسان اور بکاری لشکروں کی صورت میں حملہ آور ہو چکے تھے، اور کوریگانی کے حملے سے ایک شہر کو نگلے جانے سے پل بھر پہلے روک لیا گیا تھا۔ انسان اپنے سیونکس کے بغیر کسی اور قوم کی طرح ہی نازک ہوتے ہیں، مگر خدایا ان کے بغیر بھی وہ مرنے آئے تھے، جیتنے نہیں، بلکہ شہریوں کو بچانے کے لیے۔ بکاری 8 فٹ قد، بختر بند جسم، عزت و وقار کے پیکر، وہ بھی جھلسے مگر کم، ان کی طاقت نے انہیں بچا لیا۔ جب شہری مکمل طور پر نکالے گئے تب جا کر انسانوں نے بکاری کو زور سے روکا کہ وہ مزید آگے نہ بڑھے۔ بکاری جو عزت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے پر راضی نہ تھے، مگر انسانوں کی فریاد پر بالآخر رکے۔ 12,800 انسانوں میں سے 7,874 ہلاک ہوئے، جبکہ 2,000 بکاری جنگ میں گئے اور صرف 200 لوٹے۔ تب انسانوں نے پناہ گزین مراکز قائم کیے، خدمات، رہائش، غذا، علاج سب کچھ سنبھال لیا، اور بکاری انہوں نے سیارے کی سطح کو شعلوں سے لپیٹ دیا۔ جیسے جیسے فیڈریشن کو اطلاع ملی، جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ جنگ مختصر تھی مگر شدت میں کوئی کمی نہ تھی۔ 27 سیارے راکھ بنے، 12 زمین دوز حملوں سے پناہ ہوئے، 2 پر وائرس بم برسائے گئے اور ایک سیارہ توڑ کر اس کے سورج میں پھینک دیا گیا۔ ماضی کی ہائی وارز کے مقابلے میں یہ شاید صرف ایک جھٹکا تھا، مگر درد بہت گہرا تھا۔ آخر میں انسانی اتحاد اور بکاری کمپیکٹ کو باضابطہ اعزازات سے نوازا گیا، نہ صرف ہزاروں جانیں بچانے پر بلکہ فیڈریشن کے لشکروں کی آمد سے پہلے دشمن کو کچلنے پر۔ انسانوں نے 10 گنا زیادہ نقصان اٹھایا، مگر ہر ایک نے کہا اگر پھر وقت آئے تو ہم پھر ایسا کریں گے، بلا تعمل۔ واقعہ سارایو کو گزرے اب 5 صدیاں بیت چکی تھیں، اور زندگی کبھی اس قدر خوبصورت نہ تھی۔ ہم فیڈریشن کے پہلے سنہرے عہد کے 2 صدیوں کی تکمیل کے قریب تھے، اور جشن کے رنگ ہر سیارے، ہر مدار، ہر دل میں بکھرے ہوئے تھے۔ اسی موقع پر جب ہم نے نئی کہکشاں میں قدم رکھنے کی تیاری کی، میں وفاقی دارالحکومت کے مدار پر ایک مشاہداتی اسٹیشن پر موجود تھا۔ میں نے خود کو جشن کی دعوت سے نوازا تھا اور تقریباً 3 گنا کھانے کا ارادہ باندھ لیا تھا کہ اچانک میں نے اسے دیکھا، وہ فیڈ۔ ہم نے صدیوں میں کچھ ملاقاتیں کی تھی، چند مہمات، چند باتیں، مگر ہمیں ایک شے نے جو رکھا تھا،
हम सब बढ़ना चाहते थे, चाहे जैसा भी वक्त हो, चाहे जैसे भी हालात हों। और आज जब तारीख ने खुद को एक शानदार मोड़ पर पाया, वो यहाँ था। मैं उसके पास गया, जैसे कोई पुराना दोस्त बरसों बाद मिले। "फ्रेड, क्या वाकई तुम हो?" वो मेरी तरफ मुड़ा, वही थकी हुई तलाई आंखें। "अरे वाह, ये कितनी छोटी सी कायनात निकली। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर दोस्त।" वो मुस्कुराया, एक इंसानी मुस्कुराहट जिसमें गहराई थी, दर्द भी और रोशनी भी। मैंने साथ बैठने का इशारा किया। "यकीनन आओ।" वो हट गया और हम साथ बैठ गए। सामने मंजर था, एल्फा सेंटोरी कॉलोनाइजेशन बेड़ा, फिजा चीरता हुआ एक नई दुनिया की तरफ रवां-दवां। खूबसूरत मंजर है ना? बस खूबसूरत, फ्रेड ने कहा। वाकई यकीन नहीं आता कि हम इतनी दूर आ गए। मगर सुना है इंसान 200 साल से ज्यादा नहीं जीते। फिर तुम अभी तक कैसे? मैंने हैरत से पूछा। वो हंसा, हंसी में एक थकन थी, एक राज। उम्र वो तो इंसानों का तस्वुर है। सरायों में जो कुछ हुआ, हमें उसने मुझे कुछ ऐसा बना दिया कि शायद हम पूरी कहकशां के खात्मे तक भी बाकी रहें। क्या? मैं हैरत में डूबा। सायोनिक वेव ने हमें एथेरियम से कुछ इस कदर गहराई में जोड़ दिया कि हमें हयातियाती अमल रुक गए। हम बदल गए, हम अब इंसान नहीं, कम से कम वैसे नहीं जैसे बाकी इंसान हैं। हम बाकी रहेंगे, शायद सब कुछ खत्म होने के बाद भी। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? इतनी ताकत एक वजूद में? खुद मुझे भी नहीं पता। शायद ये सब इत्तेफाक था, या कोई देवताई मुदाखलत, या फिर कायनात ने खुद कोई फैसला कर लिया और अब हम यहाँ हैं। वो हंसा, खुलकर, दिल से। उसने एक बोतल उठाई और मुझे थमा दी। "तो तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि उस दिन हुआ क्या था?" मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। "नहीं, कई नजरियात हैं, मगर कोई सबूत नहीं। कुछ दहाइयों बाद हमने फैसला किया कि इस पर सोचना छोड़ देना बेहतर है। अब वो जगह सरायो एक यादगार है और हमारा मुस्तकबिल रोशन है, और मुझे बस यही काफी है।" चंद लम्हे हम खामोश बैठे रहे, फिर मैंने हिम्मत करके सवाल किया। "एक सवाल, अगर इजाजत हो?" वो जान गया, वो जानता था क्या मतलब है इस सब का। ये कहकशां, ये फेडरेशन, सब। वो हंसा। "नहीं पता, मगर जो मैं चाहता हूँ वो ये है।" उसने इशारा किया, जश्न, खुशी, रोशनियों सब की तरफ। खुशहाली, दोस्ती, आजमाइश, आजादी, ताकत, इनकिसारी, ताकत रखते हुए सिर्फ वही करना जो जरूरी हो। सच ये है, कायनात का कोई मतलब नहीं, ना कोई मकसद। सब कुछ फना है, खाली है। मैं उदास हो गया। क्या वाकई सब कुछ बेमानी था? मगर वो मुस्कुराया, वो इंसानी मुस्कुराहट, और गोया हुआ। "मगर यही तो सबसे बड़ी बात है। अगर कोई मतलब नहीं, तो हमें ही मतलब बनाना होगा। हमें ये कायनात नहीं बनानी होगी। अपना निशान छोड़ना होगा। तारीख की चट्टानों पर अपना नाम खोदना होगा, ताकि जब सब कुछ खत्म हो और एक नया आगाज हो, हम वहां हो, निगरान के तौर पर, जिंदगी की नई तारीख के बानी बनकर।" उसने अपने दरांती नुमा हड्डियों को खोला और आसमान की तरफ हाथ फैलाए। "जिंदगी का कोई मकसद नहीं, क्योंकि हमने अभी तक एक बनाया नहीं। सच नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक उसे वजह नहीं किया। मकसद नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक उसे तख्लीक करना है। यही हमारा फर्ज है।" मैं खामोश रहा, पर मेरे अंदर कुछ चल उठा, एक बलबला, एक जज्बा जो पहले कभी न था। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अब भी मुझे देख रहा था। उसकी दरांती की नोक मेरी आधी पी हुई बोतल के ऊपर मौलिक, और उसके सिरे पर सुनहरी चमकती पतली सी एक बूंद। हम अभी भी बहुत कम हैं। कायनात बहुत बहुत बड़ी है, मगर खुशकिस्मती से कायनात के साथ एक तोहफा आता है, आजाद मर्जी। और हम दूसरों से पूछ सकते हैं। फिर वो बूंद नीचे गिरी, तप की आवाज के साथ बोतल में मिल गई। बस मर्जी से, और सिर्फ मर्जी से। ये जानते हुए भी कि जो दरख्त वो लगाएंगे, उसके साए में कभी ना बैठ पाएंगे। बस मर्जी से। मैं जान गया, ये मौका था, ये दावत थी। मैंने बोतल की तरफ देखा। अब उसमें एक रोशन नीला और गुलाबी बगोला सा घूम रहा था, और मैंने वो बोतल ऐसी तेजी से खत्म की जैसे जिंदगी ही इसमें बंद हो।